बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज के प्रोग्राम के साथ। आज मेरे से स्टूडियो में अताउर रहमान साहब ने तशरीफ़ आना था, लेकिन कुछ नासाज़ी तबाह की वजह से वो आज स्टूडियो में तो नहीं आ सके, लेकिन खबरों के हवाले से तज्ज़िये के लिए उनको हम टेलीफोन लाइन पर अपने साथ ज़रूर शामिल करेंगे। अभी प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ किताब हिदायत से, फिर खबरें भी शामिल करूँगी मैं। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए लोगो, हमने पैदा किया है तुम्हें एक मर्द और एक औरत से, और बना दिया है तुम्हें मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ ख़ानदान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में से ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ अल्लाह की बारगाह में वो है जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी है। बेशक अल्लाह ताला अलीम और ख़बीर है। खबरें में शामिल करूंगी प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अताउर रहमान साहब तबीयत की खराबी की वजह से आज स्टूडियो में तो तशरीफ़ नहीं ला सके, लेकिन उनको टेलीफोन लाइन पे ज़रूर हम लेंगे। सबसे पहली खबर शामिल करती हूँ मैं, जो कि चीफ जस्टिस के हवाले से। बहानेबाजी नहीं चलेगी, एक्शन होना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत कहने का वक्त आ चुका है। हम भी सिविल हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं। कराची बदअमनी केस में रिमार्क्स। इत्तेहादियों को अस्करी विंग ख़त्म करने का क्यों नहीं कहा जा रहा? हुकूमत मुसल्लह ग्रुपों का साथ ना देने का तहरीरी बयान दे। चीफ जस्टिस। हम थिएटर लगाने के लिए नहीं बैठे, हुकूमत मुजरिमों के साथ है या अवाम के? पुलिस को सियासी असर से पाक करने के लिए क्या इक़दाम किए? जस्टिस इफ्तिखार। कराची में सिविल दौर में बदअमनी, फौजी हुकूमत में अमन हो जाता है। एजी सिंध। अच्छा, इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से तो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है कराची की सूरत हाल पे, और जैसे कि कल इसकी हियरिंग भी हुई है अदालत में, और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से काफ़ी इस पर सख्त रिमार्क्स भी देखने में आए हैं कि कराची की सूरत हाल पर हुकूमत के जो मुलविस होने की बातें सामने आ रही हैं कि कुछ हुकूमती पार्टियां भी हैं जो कि इन तमाम ग्रुपों के साथ मुलविस हैं। इस पर तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार और कॉलम निगार अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। वालेकुम सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हेलो, आप अता साहब आप कैसे हैं? जी, कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी प्रेजेंस को काफ़ी मिस कर रहे हैं हम स्टूडियो में। बहरहाल टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताज साहब। सबसे पहली खबर मैंने अभी पढ़ी भी है, मैं एक बार फिर आपके लिए भी पढ़ देती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से है कि हुकूमत मुसल्लह ग्रुपों का साथ ना देने का तहरीरी बयान दे। और उन्होंने ये भी कहा है चीफ जस्टिस साहब ने कि हम थिएटर लगाने के लिए नहीं बैठे, हुकूमत मुजरिमों के साथ है या अवाम के? पुलिस को सियासी असर से पाक करने के लिए क्या इकदाम किए? अता साहब, क्या कहना चाहेंगे? चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कराची पे एक काफ़ी वाज़े मौक़िफ़ देखने में आया है कि कराची की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको नोटिस केस भी इसकी समाअत हुई है, इसके बाद देखा जा रहा है कि कराची में काफ़ी बेहतर सूरत हाल हुई है। क्या देखते हैं, क्या इस आज नोटिस केस के बाद मज़ीद कितना अर्सा कराची में सूरत हाल बेहतर रह सकती है? आयशा, चीफ जस्टिस ने बहुत अहम बात की है। वो कराची में आज खुद नोटिस पर कराची के जो हालात आखिरी हद तक बिगड़ गए हैं और एक खाना जंगी की सूरत पैदा हो गई है और अमन आमा खत्म होकर रह गया है। इस हालत में वो एक मुकदमे की समाअत कर रहे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि हुकूमत तहरीरी गारंटी दे कि वो मुसल्लह ग्रुपों का साथ नहीं देगी। अब जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है और जो दूसरी शहादतें सामने आई हैं उनके मुताबिक इस वक्त जो सिंध हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, अवामी नेशनल पार्टी है और दियारी की पीपल्स अमन कमेटी है, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता किया जाता है। जी बिल्कुल। ये सब के सब मुसल्लह ग्रुप हैं और यही सबसे वो पेश ग्रुप हैं जो कराची के में खाना जंगी की सूरत हाल के बरास जिम्मेदार है। अगरचे इसके सुन्नी तहरीक भी है और लश्कर जंगवी का भी नाम आ रहा है और कुछ माफिया ग्रुप भी हैं,
लेकिन माफिया ग्रुपों का भी बताया जाता है कि ये 3 बड़ी जमातों के जेरे असर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि इस तरह के तो सबूत यकीनन फिर सामने आए हैं, कोई ठोस सबूत है जिसकी वजह से कराची में जो 3 जमातें रूल कर रही हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। जी जी, अच्छा, उनके नाम जी बिल्कुल सामने आ रहे हैं। इस तरह से चीफ जस्टिस का ये बयान बहुत अहमियत रखता है और कराची की सूरत हाल के इस्लाह के लिए अगर इसके मुताबिक अमल किया गया तो एक संगे मील साबित हो सकता है कि जब तक असल मुजरमों का तयन न किया जाए, खा वो हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, खा वो इत्तेहादी हो या गैर इत्तेहादी हो, तो उनका पूरी तरह उनकी बासपुर्द, और ये उस वक्त तक बासपुर्द नहीं हो सकती जब वो हुकूमत से पूरी तरह अलहदा ना हो जाए। ज्यादा हुकूमत को तहरीरी जमानत देनी पड़ेगी कि उसका पीपल्स अमन कमेटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। आखिर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा कह चुके हैं कि उन्होंने 3 लाख लाइसेंस जारी किए। किस लिए जारी किए गए, क्यों जारी किए गए, कौन सा वहां मसला था ऐसा जिसकी खातिर किए गए। फिर एनकेएम के बारे में ये मालूम और मारूफ है कि वो इस काम का आगाज करने वाली है और उसने कराची के हालात को यहाँ तक पहुंचाने में और दहशतगर्दी को और टारगेट किलिंग को फरोग देने में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है। बिल्कुल अताज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हवाले से चीफ जस्टिस ने जो मौकिफ अपनाया है और काफ़ी स्ट्रांग उनकी जानिब से मौकिफ देखा जा रहा है, काफ़ी एक कराची के हालात ठीक करने के लिए काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत एक बेहतर स्टेप होगा। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेगा, दूसरी खबर के हवाले से बात करती हूँ। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र, सुनाइए खैरियत। डॉक्टर साहब, मैं पहले खबर शामिल करती हूँ, फिर आपसे भी आपका तजिया भी शामिल करेंगे। दूसरी खबर भी कराची के हालात के हवाले से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर है। कराची की धमाका खेज रिपोर्ट तैयार, बड़ों को धचका लगेगा। रहमान मलिक किसी गैर मुल्की एजेंसी को काम करने की इजाजत देंगे ना, अलमोरितानी को अमरीका के हवाले करेंगे, गुफ्तगू में खिताब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, रहमान मलिक साहब काफ़ी अरसे से इस हवाले से बात करें कि हम कराची के हालात पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हम मीडिया के सामने भी लेके आएंगे। पहले वो कहते रहे कि टारगेट किलर्स को मीडिया के सामने लेके आएंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि टारगेट किलर्स को इसलिए मीडिया के सामने नहीं लेके आया जा रहा क्योंकि उस हवाले से रिपोर्ट तैयार की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत भी हो रही है। देखिए, रिपोर्ट तैयार हो गई है। रहमान मलिक साहब के बारे में तो असदुल्ला गालिब कह गए हैं कि वो तेरे वादे पे हम जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। तो रहमान मलिक साहब का पाकिस्तान के सियासी हलकों में कहीं भी कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है। सही। वो ये कि पहले वो दूसरी सियासी पार्टियां वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करती थी, उन पर एतमाद नहीं करती थी, उनके कहे को सच नहीं मानती थी, और उसके बाद अब उनकी अपनी पार्टी से वो जिसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो घर के भेदी ने डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने लंका ढा दी है और उन्होंने सच बोल दिया है। और उन्होंने कहा है कि अभी तो ये यूं समझिए कि आइसबर्ग की ये टिप है जो जिसके बारे में मैंने बात की है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। वैसे मेरी समझ में ये नहीं आता, और जो मैंने इस पर बड़ा गौर खौज किया है और वकला से भी मैंने बात की है, तो वो कहते हैं ये हरगिज जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ ये किसी तरह से भी खुदा न खास्ता तौहीन अदालत की झैल में नहीं आती, कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अदालत उज़्मा जो कराची में मौजूद है उन्होंने जुल्फिकार मिर्जा जो साबिक वजीर दाखिला हैं और उनसे ज्यादा कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसे मालूमात हो, उनको क्यों नहीं तलब किया जा रहा। सही, बिल्कुल। और वो अगर आएंगे अदालत में तो वो सच बताएंगे, और इससे पहले वो बता चुके हैं कि वो कहते हैं कि मुझे कातिलों के नाम मालूम है, मुझे टारगेट किलर्स के नाम मौजूद हैं, मुझे भत्ताखोरों के नाम मौजूद हैं, मुझे जो है मेरे पास मौजूद है, मुझे मालूम है कि क्या बात हुई है। और ये भी देखिए कि कितनी अजीब व गरीब बात है कि
सियासी कायदीन उनके कहते हैं जी कि हमने उनके जो कुछ उन्होंने कहा है उसका हम जवाब नहीं देंगे। कि अच्छा, आप बताएं कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने सच बोला है या झूठ बोला है। यानी कि ये बात भी सामने आई कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने सच बोला है या झूठ बोला है। दूसरी चीज है कि रहमान मलिक साहब कहते हैं कि बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से बड़े नाम कराची में मौजूद हैं जो कि टारगेट किलिंग में सामने आएंगे? वो तो देखिए ना कि बड़े नाम, तो उसमें यही जो सबसे अहम तरीन बात है कि वो ये है कि कराची के इस वक्त 3 सियासी जमातें कराची के हालात को बेहतर भी बना सकती हैं और कराची के हालात को खराब करने में भी उनका किरदार, बड़ा वाज़ेह किरदार मौजूद है। एक तो MQM है और दूसरी ANP है और तीसरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब अगर बड़ों के नाम आएंगे तो जाहिर बात है कि इनमें इनके ही जो बड़े हैं उनके नाम आ सकते हैं। यानी कि तीनों पार्टीज ही हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहेगा, अताउर रहमान साहब से बात करते हैं। मैं अगली खबर शामिल करती हुई अताउर साहब से उस पर तज्जिया भी लूंगी। आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नजरिया इस्लाम है, इकबाल का ख्वाब बिखरने नहीं देंगे। फजल रहमान कौमी असम्बली में मौलाना ने नजरिया पाकिस्तान का दिफा करके सियासी हलकों को हैरत ज़दा कर दिया। पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, एक लीगी रुकन का तबसरा। चौधरी निसार ने कराची में फौज बुलाने की मुखालिफत की। मुत्तहिदा पर नुक्ता चीनी से गुरेज। सेनेटर जाहिद अफरा सियाब खटक पार्लियामेंट की गुलाम गर्दिशों में अल्ताफ के इल्जामात को लघु करार देते रहे। अच्छा अता साहब, फजल रहमान साहब ने जो आइन के मुताबिक पाकिस्तान के नजरिए को बयान किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? मौलाना फजल रहमान ने बहुत दुरुस्त बात की है और ये बात इस तनाजुर में की है कि अल्ताफ हुसैन ने पिछले दिनों लंदन से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बुनियादी नजरिए पर ही हमला कर दिया था और कहा था कि इसकी बुनियाद इस्लाम नहीं है। और कायदे आजम ने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा नहीं लगाया था। अल्ताफ हुसैन तो उस वक्त बच्चे थे और वो तो उनके बड़े इस्लाम की खातर हिजरत करके आए थे, वरना उन्हें यूपी छोड़ने का क्या उनका मकसद था? उन्होंने अपने घर बार किसकी खातर छोड़े? सही। क्या उन्होंने सेकुलरिज्म की खातर अपने आप को छोड़ा और अपनी जायदादों को हिंदुओं को के सुपुर्द कर दिया और यहाँ आकर बेसरो सामानी के आलम में रहने आए? वो सब के सब इस्लामी जज्बे के तहत मुसलमानों के लिए एक अलहदा ममलिकत हासिल करने के लिए उन्होंने ये तकालीफ बर्दाश्त की। और इस पर मुस्तदाद ये है कि 1940 से लेकर 1947 तक कायदे आजम की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग के जलसों और जुलूसों में पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पदाओं में बुलंद किए गए। कायदे आजम ने इसकी हमेशा हौसला अफजाई की। तो इस तनाजुर में मौलाना फजल रहमान का ये कहना बहुत दुरुस्त है कि पाकिस्तान की बुनियादी देखें दो चीजें हैं, एक इस्लाम और एक जमहूरियत। जब भी हमने इन दोनों में से एक से इनाराफ किया है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की 64 साल तारीख का एक एक दिन इसका गवाह है। हमने जमहूरियत से इनाराफ किया, हमने इस्लाम से भी किया, हम मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर बैठे। सही, बिल्कुल। हम आज भी जो इंतशार पैदा हुआ है वो इस्लाम से इनाराफ की वजह से, वरना कराची में नस्ली और लिसानी जो फसादात हो रहे हैं उनकी मुसलमानों के यहाँ तरह से कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक। अच्छा अता साहब, जैसे कि आपने बात की कि अल्ताफ हुसैन के बयान से यकीनन सिर्फ सियासी हलकों की जानिब से नहीं तमाम हलकों की जानिब से काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल देखा गया है। एक चीज़ जो मैं आपसे इसी खबर के हवाले से पूछना चाहूँगी कि जो लीगी रुकन की जानिब से तबसरा सामने आया है कि पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, इस तबसरे को किस तरह देखते हैं? आयशा, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान के जो बुजुर्ग थे वो जमीयत उलमाए हिंद के साथी थे और जमीयत उलमाए हिंद जो है वो कांग्रेस के साथ मुंसलिक थी और उन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी। तो इस तनाज़ुर में मौलाना फजल रहमान पर अगर सही बात का उन्हें इदराक हो गया है और उन्हें हक बात कही है तो ये एक ताज़ा हवा का झोंके की हैसियत रखता है। और दुरुस्त कहा है कहने वाले में
के पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ताउर रहमान साहब, आपने हमें अपना दिया और सेहत की खराबी के बावजूद आपने हमसे बात भी की। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर हुसैन पराचा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे रहेगा, अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। आप हैं वक्त के साथ। सिंध में बारिश से मुतासर इस्लाम में हंगामी हालत, मजीद बारिशों का इम्कान। बारिशों सैलाब से तबाही, आज यौम दुआ मनाया जाएगा। एबटाबाद कमीशन आज फौजी और सिविल अफराद के बयानात कलमबंद होंगे। और अलकायदा के नए रहनुमा ऐमन अल-जवाहिरी का कहना है कि अरब दुनिया में तब्दीली अमेरिका के लिए धचका है। वक्त के साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे ताउर रहमान साहब, जिन्होंने खबरों के हवाले से तजिया पेश किया, और साथ डॉक्टर हुसैन पराचा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ कॉलर्स भी लाइन पे मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। नंबर मैं बता देती हूँ 363-17568। कॉलर हमारे साथ लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहसिन मलिक है जी। मैं यूएस वेस्ट कोस्ट स्टेट ऑफ ऑरिगन से बात कर रहा हूँ। जी मोहसिन साहब, तो मैंने एक आपके प्रोग्राम में 3 हफ्ते पहले भी जिक्र किया था, और अभी ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है अल्ताफ हुसैन का, जी इसमें इनकी राब्ता कमेटी को भी बिल्कुल नकम्मेपन का मुजाहरा किया है। इनको वो जब लंदन में बैठ के कोई बयान देते हैं तो वो यूके गवर्नमेंट का स्टेट में शामिल होता है। अब ये इस वक्त के हवाले से, कायदे आज़म के हवाले से उन्होंने बयान दिया है, वो उन्होंने एक किस्म का उनको इस तरह से पेश किया है कि अपनी जो बुनियादी हमारे पाकिस्तान का जो उसकी जो वजूद में आने का जो बेस था उस पे उन्होंने ज़रबेकारी। तो इससे MQM का इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग कि MQM जो है इज taking that route. They should get their chief out of the UK quicker the better. बस यही कहना था। शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहसिन मलिक साहब, इस पे यकीनन हम तबसरा लेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है डॉक्टर हुसैन पराचा साहब। जी डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं और वो ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन और राब्ता कमेटी की जानिब से जो बयानात सामने हैं, उन्होंने निकम्मेपन का मुजाहरा किया है। और काफ़ी, जैसे कि अभी हम अता साहब से भी बात कर रहे थे और यही बात कर रहे थे कि इस बयान पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। जी, ये बिल्कुल जो दुरुस्त बात है। देखिए कि ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान हासिल किया गया इसी शहर लाहौर में 1940 में 23 मार्च को जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उसका बुनियादी सबब यह था कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़ेह कर दिया कि हमारी सियासत, हमारी माशरत, हमारी तहजीब, हमारा उठना बैठना और नशिस्तो बर्खास्त, हत्ता कि नशिस्तो बर्खास्त बिल्कुल उसका हिंदुओं से कोई मैच नहीं है, और वो हिंदू भी हमें किसी तरह से कबूल करने को तैयार नहीं है। और अगर इसी सेकुलरिज्म की बुनियाद पर बरतानिया छोड़कर चला गया तो फिर पहले हम जो है अपना ब्रिटिश, उनके जो है वो ब्रिटेन के गुलाम थे, फिर हम हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए कि जिस अलहदा मुल्क में हम अपने कानून और अपने दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। और बारहा ऐसा हुआ है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि पाकिस्तान का क्या दस्तूर होगा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दस्तूर तो 1400 साल पहले ही वजूद में आ चुका है और वो दस्तूर कुरान पाक है।
बिल्कुल इस तरह से जो है वो पिशावर में वहां की जो है वो इस्लामिया कॉलेज जो है उसमें खिताब करते हुए वहां पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कहा कि पाकिस्तान में एक ही दस्तूर होगा और वो इस्लामी दस्तूर होगा। बिल्कुल ठीक है आपने। जब पाकिस्तान ये बातें और फिर उस पे बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर सिर्फ सेकुलरिज्म की बुनियाद होती, जैसा कि अताउर रहमान साहब ने कहा, तो फिर जो है वो न्यू दिल्ली से और फिर उसके बाद ये कि बहुत दूर दराज के इलाकों से उनसे वहां से हिजरत करके और अपने बच्चों को कटवा कर अपनी इस्मतें बर्बाद करके और इतनी जो है ऐसी कुर्बानी के जो इससे पहले तारीख में नहीं दी गई, उसके देने की क्या जरूरत थी? अगर सेकुलरिज्म वहां था भारत में तो फिर जो है वो अपने घर में बैठे हुए जो है वो सेकुलरिज्म से जो है वो उसके सम्राट से फायदा उठाना चाहिए था। पाकिस्तान में तो आने का मतलब ही ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दरअसल बात यह है कि हमारा एक मुख्तसर सा ऐसा तबका है कि जिसके सीने पर पहले दिन से सांप लौट रहे हैं और जो है वो कभी जो है वो इसको दाग सवेरा कहते हैं, कभी जो है वो उसको कि ये शहर वो तो नहीं है जिसका हमने ख्वाब देखा था, कभी कुछ। लेकिन ये कि पाकिस्तान की माशाअल्लाह 99% आबादी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 100% जितने मुसलमान हैं वो इस पर पूरी तरह से मुतमईन हैं। और उसी का आपने देखा कि पहले 1956 में इस्लामी दस्तूर बना और उस दस्तूर के बाद जब वो बन गया इस्लाम और जमहूरियत, ये ही पाकिस्तान की असास है, यही पाकिस्तान की बुनियाद है, यही दो कौमी नजरिया है। और जब वो 56 का दस्तूर बन गया तो पाकिस्तान के जो है वो पूरे मुल्क में, और उस वक्त तो मशरकी पाकिस्तान भी था, जगह जगह जो है वो इसका जश्न मनाया गया। ठीक, बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा पाकिस्तान का दस्तूर भी यही है। डॉक्टर साहब हमारे से नेक्स्ट कॉलर भी हैं लाइन पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक लाहौर से बोल रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे रज़ाक साहब? मैं आपके जरिए एक बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ और इंतजार करूंगा दूसरे चैनल वाले हजरात से। 6 सितंबर को गालिबन एक्सप्रेस न्यूज से एक प्रोग्राम जिसमें अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों के मुतालिक खासी बहस की गई और एक बेदीन सी सोच रखने वाली औरत को मदऊ किया गया, और जिस तरीके से वो प्रोग्राम पेश किया गया आप यकीन कीजिए कि मैं बता नहीं सकता। तो जो इस्लाम से मुझ जैसे गुनाहगार थोड़ी सी भी मोहब्बत रखते हैं कि वो प्रोग्राम उनके ऊपर किस तरह वो उन्होंने सुना। क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि ऐसी खवातीन के जो बेदीन हो, अल्लाह की बागी हो और एक मुल्क ये कहें कि हम इस मुल्क को सेकुलर मुल्क बनाकर दम लेंगे और हिंदुआना सोच रखती हो, उन्हें इस तरह चैनल पर लाकर आप क्या जो इस्लाम से मोहब्बत कर रहे हैं उन लोगों की दिल आजारी नहीं कर रहे? खुदा के लिए अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों पर बहस मत करें। दूसरा, आप अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक कह रहे हैं तो उसके मुतालिक सिर्फ मैं राब्ता कमेटी वालों को यही तजवीज देता, काश वो अल्ताफ हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्हें ठंडे पानी से गुस्ल दे लेते। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, आपने लाहौर से कॉल की है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहिए कि कॉलर के सवाल के हवाले से? जी ये मैं जो अभी बात मैं आपसे कह रहा था ना, वो बिल्कुल वो बात फौरी तौर पर सच साबित हो गई है। सही। कि पाकिस्तान यानी कि हमारे कॉलर की जानिब से भी उस पे एक रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। जी, पाकिस्तान के खवास उनके यानी जो है वो मुझको एहसास की शिद्दत ने जला रखा है और पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त एहसास की शिद्दत ने जला रखा है। और जब वो हैरान होते हैं कि इसी मुल्क का खाते हैं, इसी मुल्क से जो है वो क्या क्या फवायद उठाते हैं, इसी मुल्क से करोड़ों अरबों रुपए वो जायज तौर पर जो है वो कम और नाजायज तौर पर कमाते हैं। दुनिया के सारे बैंकों में अपने बैंक जो है वो उनको उन्होंने भरा हुआ है और ये कि एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो मशरिक या मगरिब के बड़े बड़े शहजादे जिस जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकते। और उन्होंने अपने बड़े बड़े सेक्रेटेरिएट बनाए हुए हैं और उन शहरों में कि जहां पर कोई इंसान एक रात गुजारे तो उसका जो है वो लाखों का बिल होता है एक आम से होटल का, वहां पर वो ठाट बाट से रहते हैं। सब कुछ के बावजूद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और जो है दूसरों के गुण गाते हैं और वाज़े तौर पर ये कहते हैं। उसका एक भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि जुल्फिकार मिर्जा ने जब ये कहा कि आप जो अब कि हम अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो है वो तोड़ना चाहते हैं, उसका आप जवाब दें।
आपने ईरान तुरान पत्नी क्या क्या जो है वो कहाँ की बातें की हैं, और सबसे जो दिल आजारी की बात वो दो कौमी नजरिए के खिलाफ बात की और पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ बात की, कलिमा जो है वो तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ बात की, और जिस अंदाज से उन्होंने कुरान को कभी उठाया कभी रखा कभी, तो वो भी एक बेअदबी की बात थी पाकिस्तान के मुसलमानों को, बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया जहान के मुसलमानों को उनके इस तर्ज अमल से वाकई उनकी दिल आजारी हुई है और उन्हें बहुत ही जो है वो बहुत सही कहा आपने। और एक बात और भी कि जिद्दत पसंदी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दीन से दूर हो जाएं, अपने दीन की हदूद को ही तोड़ने की बातें करने लगे। हमारे से नेक्स्ट कॉलर भी हैं, यासिन साहब है बूरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? यासिन साहब क्या कहना चाहेंगे जी? 65 साल पाकिस्तान को बने को हो गए, अब टेररिज्म की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, हर चीज है इनके पास, लेकिन देखिए ये 3 साल हुकूमत रही है, हर चीज बर्बाद होगी। PIA देखें, रेलवे देखें, हर चीज बर्बाद होगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर एटम बम अमेरिका को दे दे और सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ एटम बम के पीछे जो जंग हो रही है, जो लोगों को मारा जा रहा है, देखिए लाखों लोगों को मार दिया, कहाँ से 9/11 शुरू हुआ और कहाँ हमें ये तो बताएं, जो इतनी जंग हो रही है, इतने ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो हमले दूसरे हुए हैं, तो बैठ के इन्होंने कभी मसला निकाला? हर चीज का कुरान में हल है, हर चीज का 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने बताया है। ये बैठ के क्यों नहीं फैसला करते? और मेरा ख्याल है कि इनके सबसे इस्तीफा लिया जाए और अकेले बंदे का मीडिया ट्रायल किया जाए, मीडिया के सामने। और कराची के बीच में भी अगर जो छापा मारा जाता है, मीडिया को साथ ले जाके और इनकी वीडियो बना के लोगों को दिखाया जाए किन लोगों ने इनको कत्ल किया, गरीब लोगों। अब देखें, अजाब देख लें, अल्लाह का अजाब आपके सामने है, अब कराची वाले देख लें। सही, बिल्कुल ठीक आपने, बहुत शुक्रिया यासिन साहब, हमने बुरे वाले से कॉल किया, आपकी बात की मैं समझ गई हूँ। डॉक्टर हुसैन पराचा से आपकी कॉल के हवाले से, आपके सवाल के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कॉलर ने जो बात की है एटम बम के हवाले से, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने एटम बम बनाया तो पाकिस्तान एक एटॉमिक एनर्जी के हवाले से, एक एटम बम की सलाहियत की वजह से ये मुल्क बना और पाकिस्तान को इतनी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान एटम बम ना बनाता, इसका तजर्बा ना करता, तो क्या आजकल की जो सूरत हाल है पाकिस्तान का वजूद कायम रह सकता था? जी, ये जिस वक्त एटम बम बना है उस वक्त मैं मुल्क से बाहर था, सऊदी अरेबिया में था, और फिर उसके कुछ अरसे बाद मुझे यूरोप जाने का भी मौका मिला। ठीक, तो ये यूं समझे कि आने वाहिद में एक वर्ल्ड साइकी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। पहले पाकिस्तानी जैसे सर झुका के चलते थे, एटम बम बनने के बाद और जो है वो एटमी धमाका करने के बाद पाकिस्तानी सर उठाकर चलने लगे, और लोगों की भी हमारे बारे में जो परसेप्शन थी वो भी ओवरनाइट जो है वो चेंज हो गई। और उसके बाद मुझे अब भी याद है कि वहां पर सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जिद्दा में एक वो वहां पर एक इसके बाद एक फंक्शन हुआ और एक सेमिनार हुआ, और उसमें पाकिस्तान को जबरदस्त किस्म का खिराज तहसीन पेश किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को खिराज तहसीन पेश किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब को खिराज तहसीन पेश किया गया, और उन्होंने जो है वो उसके बाद अरबों के अंदर एक जबरदस्त जो है वो उनके अंदर जोशो खरोश पाया जाता था। और मैंने इससे एक बार पहले भी जिक्र किया था कि मस्जिद अक्सा के खतीब ने कहा, इतनी खुशी से कहा, वो 29 मई को 1998 को उन्होंने कहा कि हाज़े ही लईसत कुव्वत अल पाकिस्तान वलाकिन हिय कुव्वत अल इस्लाम, कि ये सिर्फ पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है, ये इस्लाम की कुव्वत है। सही। अब जब एक तरफ हम एटमी कुव्वत है, दूसरी तरफ जब जो कुछ तो खून होता है कराची में होता है, जो कुछ तो खून जो है बलोचिस्तान में होता है, जिस तरह से अब कल की जो खबर है कितनी अफसोसनाक खबर है, उसके बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? लोग यही सोचते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये मुसलमान हैं, क्या ये मोमिन हैं, क्या इन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं है, क्या ये खुदा के गजब से नहीं डरते कि वो बच्चों की बस पर जो है वो हमले करके और जो है वो बच्चों को बेचारों को जो है वो। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे कॉलर ने बात की है कि ये खुदा का हम पर अजाब है कि जो मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है, कहीं वबा की सूरत में, कहीं सैलाब की सूरत में। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। जुबैर है लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जुबैर साहब, क्या कहना चाहेंगे?
आशा बहन, मैं एक मैसेज देना चाहता छोटा सा। जी जी। स्पेशली डॉक्टर साहब के लिए। जी जी। ये एक बड़ा इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब का जी, और ये बड़ा सीरियस इशू है। अब इसको देखना ये कि ये सही या गलत है, ठीक है ना जी। तो इसकी छोटी सी एक वेबसाइट है पाकिस्तान अवामी इनकलाब, अगर आप लिख लें तो शायद बेहतर होगा। ठीक। pakistanawamiinkilab.com। अच्छा, www.pakistaniawamiinkilab.com। तो आप इस हवाले से कहना क्या चाहते हैं जुबैर साहब? मेरी सुन लेना प्लीज सुन लें आप। जी जी। मैं बड़ी गुड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसके मतलब जी, बड़ी जो हेल्थी किस्म की, जो अभी तक कौम के सामने नहीं आई, और वो ये है कि पाकिस्तान अवामी इनकलाब की वेबसाइट करीबन 20 दिन पहले आई है, ठीक है जी, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की स्टेटमेंट से। उस पाकिस्तान अवामी इनकलाब की एक फोल्डर है सिंध का, उसके अंदर डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल और जो प्लान है पाकिस्तान तोड़ने का कंप्लीट मौजूद है, बिफोर स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा। और वो उसको कन्फर्म करती है कि जो उसने कुरान उठा के स्टेटमेंट दी है ना जी। मैं किसी बात पर डिस्कशन नहीं करूंगा इंशाल्लाह। बड़े मोहतरम यहाँ पे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और अतौरमा साहब भी हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे। आप सिर्फ ये वेबसाइट देख लें, टोटल वो प्रूफ जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को चाहिए, पाकिस्तानी कौम को चाहिए और मीडिया को चाहिए, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूद है। ठीक, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। यकीनन आपके इस कॉल के जरिए तमाम व्यूअर्स तक आपकी बात भी पहुंच गई है जो आप पैगाम भी देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कॉलर के इस बात के हवाले से? वो देखें, ये अब इस तरह से है कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और बाज़ औक़ात हम ये पेपर मीडिया में और अपने पाकिस्तानी मीडिया में किसी बात को जरा जो वो ऐसे अंदाज से बयान करना चाहते हैं कि कोई जो है वो ज्यादा बोल्ड अंदाज ना हो, लेकिन इस वक्त दुनिया की वेबसाइट्स पर वो चीजें मौजूद हैं कि ये उनके सामने जो है ना जी, वो विकीलीक्स वगैरह जो है, ये इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये चीजें मौजूद हैं, वाकई इन चीजों को सामने आना चाहिए और उनका एनालिसिस होना चाहिए। और मैं फिर एक बार वक्त टेलीविजन की वसातत से नहायती अदब और एहतराम के साथ अपने जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका मेरे दिल में इंतहाई अदब व एहतराम है, और जब ये उनके अदलिया की बहाली की तहरीक चल रही थी तो मुझे उनके ज़ियारत के मौके भी नसीब हुए थे। मैं उनसे ये कहूंगा कि वो बिल्कुल एनालिसिस करें और हरगिज न घबराएं। सबसे ज्यादा अभी उन्होंने पिछले दिनों फरमाया था कि हमारे इल्म में बहुत सी चीजें आई हैं लेकिन हम बता नहीं सकते। तो ये कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ जो है वो शेयर करें। इंशाअल्लाह ये अवाम जो है वो जिस तरह पहले अपनी अदलिया के पीछे एक ढाल बनकर खड़े हुए थे, अब भी इंशाअल्लाह अदलिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और कोई कुर्बानी देने से दरेक नहीं। बिल्कुल ठीक आपने डॉक्टर साहब कि यकीनन हमारे अवाम अदलिया के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे और किसी कुर्बानी से दरेक भी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। अभी हम बढ़ते हैं कॉलम की जानिब। कॉलर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब हमारे प्रोग्राम में कॉल किया, अपने नजरियात के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से हमें आगाह किया। बहरहाल अभी बढ़ते हैं कॉलम की जानिब। कॉलम प्रोग्राम में शामिल करूंगी सरवर मुनीर राव साहब का, जो कि बलोचिस्तान के हवाले से कहते हैं कि बलोचिस्तान कड़वा सच ब्राह्मदाग बुख्ती। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ बलोच लीडर ब्राह्मदाग बुख्ती पाकिस्तान की सियासत में एक मुतनाज़ तरीन शख्स की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल ब्राह्मदाग बुख्ती अफगानिस्तान से अपनी बीवी और 4 बच्चों समेत स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए और वहाँ सियासी पनाह के लिए कोशा हैं। ये बागी बलोच रहनुमा काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए दर्दे सर बना हुआ है। अकबर बुख्ती की हलाकत के बाद जमहूरी वतन पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक ग्रुप की क़यादत अकबर बुख्ती के बेटे तलाल बुख्ती ने संभाली, जबकि दूसरे ग्रुप की क़यादत ब्राह्मदाग बुख्ती ने ले ली। कुछ ही अरसे बाद ब्राह्मदाग बुख्ती ने अपने ग्रुप को एक नई सियासी जमात बलोच रिपब्लिकन पार्टी का नाम दे दिया। इसी जमात का एक अस्करी विंग बलोच रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी बनाया गया। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जिम्मेदार इसी अस्करी ग्रुप को करार दिया जाता है। और ब्राह्मदाग बुख्ती जो कुछ कर रहे हैं इससे तो ये जाहिर होता है कि वो आज़ाद बलोचिस्तान की तहरीक के सरखेल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमत उसकी सिफारतकारी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लंबे हाथ होने के बावजूद हम इस मामले को अब तक क्यों तय नहीं कर पा रहे। हमारे साथ कॉलम पे बात करने के मौजूद है सरवर मुनीर राव साहब। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर साहब, आपके कॉलम के हवाले से बात करना चाहूंगी। बलोचिस्तान के हवाले से जो आपने बात की है, ब्राह्म दाग मुक्ति के हवाले से आपने जो इंकशाफात किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई बलोचिस्तान को अलग करने की साजिश है, जो कि दोनों बलोच पार्टियां एक तो अलग हैं, दोनों की सोच भी अलग है, जबकि ब्राह्म दाग मुक्ति के हवाले से जो आपने बात की है? देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान में अगर कोई साजिश या अलहदगी की तहरीक परवान चढ़ती है तो उसकी कोई न कोई दलील या रीजन जरूर होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक बलूचिस्तान के मसले को हकीकी बुनियादों पर हल करने के लिए नेक नियति और स्ट्रेटेजिक अंदाज में पेशरफ्त नहीं हुई। या तो वहां फौजी ऑपरेशन किए गए और बंदूक की नोक पर अमन कायम करने की कोशिश की गई, या वहां की जो हुकूमतें और जो सरदार थे उनको पैसे देकर वो जो ब्रिटिश राज वाला तरीका वारदात था कि पैसे दो और सरदारों को साथ मिला लो ताकि वहां के अवाम पर कंट्रोल रहे इनडायरेक्ट। तो पाकिस्तानियत की सोच के हवाले से बलूचिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश नहीं की गई और उसकी बुनियादी बनती है इस मुल्क में जमहूरियत का परवान न चढ़ना। आप देखिए, 3 बड़े डिक्टेटर फौजी आमिर इस मुल्क पर रहे और जब डिक्टेटरशिप होती है तो अवामी राय को दबा दिया जाता है। उन्होंने जो इकदाम किए वो मिलिट्री ऑपरेशन की शक्ल में थे। जमहूरी हुकूमतें थोड़े थोड़े अरसे के लिए आई, इनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम रहा, वो अगर नेगोशिएट करते भी थे तो वो उनकी अपनी हुकूमतें बड़ी कमजोर थी। बुनियादी चीज तो ये है। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान में दुनिया भर के ज्यादा जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो वहां हैं। पेट्रोल है, मोलिब्डेनम है, और दूसरे ममालिक की नजरें भी तमाम उन वसाइल पर ही हैं। जी, जितने ममालिक हैं उनकी नजरें बलूचिस्तान के इन वसाइल पर ही हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के हालात को स्टेबल नहीं होने दिया जा रहा। आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त बलूचिस्तान में ये एक खुफिया खजाना है जो दबा हुआ। पाकिस्तान की तमाम गैस बलूचिस्तान से आती है। अप स्ट्रीम अगर आप देखें और डाउन स्ट्रीम देखें तो ऑयल रिजर्व्स बलूचिस्तान में है और ईरान भी उसी डाउन स्ट्रीम का फायदा लेकर, क्योंकि हमने ऑयल वहां से ड्रिल नहीं किया तो वो जो जेरे जमीन ऑयल की टनल्स हैं उनमें से ईरान तेल निकाल रहा है। सही। इसी तरह वहां पर ऐसी ऐसी मिनरल्स हैं, यूरेनियम उस इलाके में है, वाइल्ड लाइफ वहां हैरान कुन हद तक है, और फ्रूट्स हैं और बैरन लैंड है और आबादी। अगर आप बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में अगर बलोचों के हवाले से आप देखें तो पूरी बलूचिस्तान की आबादी में बलोचों की आबादी डोमिनेट नहीं कर रही, एक छोटा सा सेगमेंट है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी हुकूमतें, इतना बड़ा मुल्क जो जौहरी तवानाई हासिल कर सका है, दुनिया भर से चीजें लाकर हमने एटम बम बना लिया, हम अपने वतन के इस हिस्से को क्यों नहीं टैप कर रहे? बात वही पॉलिटिकल सिस्टम पे आती है। ठीक। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बलूचिस्तान के हवाले से बहुत से इकदाम किए जाते हैं लेकिन इंटीग्रेशन उसमें नहीं है। हर हुकूमत ये चाहती है कि बस वहां हमारे 4 MNA 4 MPA साथ हों, हमारा इक़्तिदार मिल जाए। एक तो वो पहलू। दूसरा पहलू वही जिसका मैंने जिक्र किया कि इनके बड़े सरदारों को, इवन बुक्टी साहब को भी, जब से ये सुई गैस वहां से निकली तो उनको एक खास रकम हर साल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दे दी जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से वहां डेवलपमेंट नहीं हुई, वो सरदारों ने पैसे अपने पास रख लिए। बुक्टी साहब भी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा थे, इस मुल्क के बलूचिस्तान के गवर्नर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये उनके पोते हैं ब्राह्म दाग मुफ्ती, जिन पर अब ये इल्जामात हैं। मैं न ब्राह्म दाग मुफ्ती को सपोर्ट कर रहा हूँ और ना हुकूमत की हिकमत अमली को। वी आर इंटरेस्टेड एज ए पाकिस्तानी कि बलूचिस्तान में ये इंसर्जेंसी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपके पास इतनी कुव्वत और ताकत है तो ब्राह्म दाग मुफ्ती को पाकिस्तान लाएं। जब आप रेड वारंट पॉलिटिशियंस के जारी करा सकते हैं तो क्यों नहीं हुकूमत उस तरफ तवज्जो देती? और अगर वो वाकई। बहुत शुक्रिया सरवर मनीराव साहब, आपने कॉलम के हवाले से बात की है। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम का टाइम है जिसकी वजह से आपका तज्जिया भी मुख्तसर शामिल करना पड़ा। और कॉलम के बाद अभी बढ़ते हैं आज के इदारे की जानिब। इदारियाँ शामिल करती हूँ प्रोग्राम में, और जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान ईरान का इलाकाई सलामती के लिए कोशिशों पर इत्तफाक, मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों तो सुपर पावर बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने ईरान के सदर महमूद अहमदी नैयाद से मुलाकात की
अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा रहीमी से मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन, कोयटा ट्रांसमिशन लाइन और ईरान से 1000 मेगावाट बिजली की दरामद के मंसूबों पर काम तेज करने पर इत्तफाक किया है। इसके अलावा दोनों ममालिक का तिजारती हजम $1.5 अरब से बढ़ाकर $10 अरब करने, मवासलाती और तवानाई के शोबों में नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक भी किया गया है। गिलानी से मुलाकात के मौके पर अहमदी नैयाद ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को इलाकाई सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होगी। हमारे और इलाकाई ममालिक के दुश्मनों ने इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की है और वो इलाकाई ममालिक की तरक्की की राह में रुकावट हैं। हमारे साथ इस पे बात करेंगे डॉक्टर हुसैन पराशा साहब। डॉक्टर साहब, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से क्या कहेंगे? इस दौरे को किस तरह देखते हैं वज़ीर आज़म के? जी डॉक्टर साहब, आप हमारे लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर हुसैन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल मैं कुछ मुख्तसर मज़ीद भी इसमें शामिल करना चाहूँगी जो कि आज के दायरे में ही है कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल ममालिक का ब्लॉक तश्कील पा जाता है तो इसमें वस्त एशियाई रियासतें और अरब ममालिक भी शामिल किए जा सकते हैं। इस्लामी ममालिक के पास वसाइल की कमी नहीं है। पाकिस्तान की सूरत में एटमी कुव्वत उनके पास है। ईरान इसी डगर पर चल रहा है। कमी अगर है तो इत्तेहाद, अज़्म और इरादे की है। ईरान मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद के लिए पुकार रहा है और उनको इस पर लब्बैक कहना चाहिए। आलम इस्लाम पाकिस्तान को इस्लाम का कला करार देता है। पाकिस्तानी क़यादत मस्तहत खौफ और लालच के तमाम लिबादे उतार फेंके। तारीख में अपना किरदार कासिम, तारिक और टीपू जैसा मरकूम करा दे। चंद रोज़ा ऐशो इशरत की खातिर अपनी औलाद को मीर जाफिर और मीर सादिक के ताने सुनने के लिए ना छोड़ा जाए। इस्लामी ब्लॉक के क़याम और क़यादत के लिए आगे बढ़े, उम्मा की बका इसी में है। दूसरी सूरत में साम्राज्य और इस्तेमारी कुव्वतें मुस्लिम ममालिक को टुकड़ों में तकसीम कर देंगी। उम्मा मुत्तहिद होकर आज भी खिलाफत उस्मानिया की तरह सुपर ताकत बन सकती है। और वाकई अगर इस पर देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे को काफ़ी अहम गर्दाना जा रहा है। इस दौरे के बाद ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी भी आएगी और जैसे कि मुख्तलिफ मुआहिदे भी किए जा रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, और इन मुआहिदों की रोशनी में पाकिस्तान में शायद कुछ बेहतरी के हालात पैदा हों, क्योंकि ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान को कई बार सस्ती बिजली फ्राहम करने की भी बातें की जा रही हैं, जबकि गैस पाइप मंसूबों के हवाले से भी जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित होंगे। बहरहाल इदारे पे भी हमने बात की है और आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।